नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं बंगाल की, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनकी ये न्याय यात्रा जो कि बंगाल पहुंच चुकी है। बंगाल में दाखिल हुई राहुल गांधी की ये यात्रा। हालांकि असम में जिस तरह से एफआईआर तक दर्ज हुई है, बंगाल में ये यात्रा जरूर पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। और एकला चलो का राग भी ममता बनर्जी की तरफ से जोड़ दिया गया है राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा जो कि बंगाल में दाखिल हुई। और इसी बात को लेकर नाराजगी ममता बनर्जी ने व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। कूच बिहार से ये यात्रा गुजर रही है। पश्चिम बंगाल का ये अहम इलाका और पूरे पश्चिम बंगाल में दरअसल कांग्रेस ने 10 से 12 सीटों की मांग की थी, जबकि ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीटों को देने पर राजी हुई थी। बंगाल में कई जगहों पर रैली करेंगे राहुल गांधी। कल हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें न्योता भी नहीं दिया गया है और साथ ही कोई जानकारी भी नहीं है इस न्याय यात्रा के बारे में। ममता से तनातनी के बीच कई सवाल इस यात्रा को लेकर खड़े हो रहे हैं। असम में तनातनी के बाद राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। असम में पहले ही उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब बंगाल में भी ममता उनसे नाराज है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते। इस वक्त अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि ये राजपाट तेरा है, दूसरा कह रहा है ये राजपाट तेरा है। आज के जमाने में 2 भाई जब लड़ते हैं, वो कहता है ये जमीन मेरी है, वो कहता है ये जमीन मेरी है। इस तरह का सुंदर दृश्य पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और उसके बाद भरत भगवान राम की खड़ाऊ लेके वापस आ जाते हैं, सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ रखते हैं कि भगवान राम के आदेश पे और उन्हीं के नाम से राजपाट चलेगा। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके 2 बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनकी जायदाद को लेके, जमीन जायदाद को लेके दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं, और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई। ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी। वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी। उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती थी। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए। भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है। जो खट्टे बेर है उनको फेंक देती है। झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर हैं। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है।
ऐसे थे भगवान राम जो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बटा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है, मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज में दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। आगे कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी, सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर। अमीरों के बच्चे, जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। एक ही डेस्क पे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलने लगा, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लगे हैं। तो राम राज्य से प्रेरणा लेके अब दिल्ली के अंदर हमने सभी बच्चों को समान और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया है। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए।
पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे पूरे देश के अंदर गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता। अमीर लोग प्राइवेट बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में जाते हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं है। आज इलाज इतना मुफ्त हो गया कि प्राइवेट में चले जाओ, सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, पॉली क्लिनिक खोले। अब महिलाओं